नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल और जी के लाइब्रेरी पर। एंड ये जो 1000 लूसेंट पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी चल रही है उसी को आगे बढ़ाते हुए आज का भी पार्ट देखते हैं। इसको वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा, आपको सब कुछ इसी में लर्न हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो पहला प्रश्न है, इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो देखो इसका आंसर क्या है, नर्मदा नदी। अच्छा, मैं आपको कितने दिन से बता रहा हूँ कि कुछ बांध बिल्कुल याद कर लीजिए, पूछे ही जाते, तो इसका आंसर तो नर्मदा है। नर्मदा नदी पर और कौन से हैं? सरदार सरोवर है, और कौन सा है? ओंकारेश्वर है। क्लियर है, इतना याद रख लोगे। अच्छा, इधर पर दिया है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी पे मैं आपको डेली बता रहा हूँ कि श्री सैलम है। क्लियर है, श्री सैलम और नागार्जुन, नागार्जुन परियोजना भी है, तो उसको आप याद रखिए, ये पूछा जाता है। अच्छा, अलमाटी बांध भी जो है वो कहाँ है? कृष्णा नदी पर है। आगे बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू की गई थी? तो देखो 2014, 15, 18, 19 कब शुरू की गई थी? तो ये की गई थी 2014 में। 2014 में कब की गई थी? 28 अगस्त को। 28 अगस्त 2014 को ये शुरू की गई। इसका हर योजना की अपनी थीम होती है, नारा होता है, जिसके थ्रू वो मोटिवेट करते हैं लोगों को इसमें पार्ट लेने के लिए। आपने स्लोगन देखे होंगे, तो सब कुछ तो लिखा नहीं रहता है, लेकिन नारा या थीम उसकी जो होती है वो जरूर लिखी रहती है। तो मेरा खाता भाग्य विधाता। क्लियर है, ये इसका नारा था। इसमें था क्या कि 10 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं वो जीरो बैलेंस अकाउंट बैंक में खुलवा सकते हैं, और अगर उनकी दुर्घटना हो जाती है तो दुर्घटना बीमा उन्हें 1 लाख रुपए का मिलेगा, और जीवन बीमा 30,000। क्लियर है, इतनी राशि धनराशि उन्हें मिलेगी। अच्छा, 2014 में और क्या हुआ था? आपने मेक इन इंडिया सुना है? मेक इन इंडिया, इसमें बात हुई थी कि 25 क्षेत्रों में जो है वो रोजगार प्रदान किए जाएंगे लोगों को, और स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोले जाएंगे, और 2020 तक देश की जीडीपी 16% से 25% बढ़ाने का दावा किया गया था इसमें। क्लियर है, और मेक इन इंडिया का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा जो वस्तुएं हैं वो इंडिया में ही बनेंगी। वो चाहे फिर आर्मी की चीज़ें हो, बंदूक हो, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें भी, टैंक हो, बारूद हो, जो भी हो, मशीन्स हो, फैक्ट्री में जो यूज़ होते हैं सामान वो हो, कुछ भी हो, मेक इन इंडिया मतलब भारत में निर्मित होगा वो। अच्छा, 2014 में एक और स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ था, और ये 2 अक्टूबर को शुरू हुआ था। गांधी जयंती मनाई जाती है इस दिन, ये आप जानते हैं। 2 अक्टूबर 2019 को, 19 तक लक्ष्य था कि पूरे इंडिया को स्वच्छ बनाना है। क्लियर है, और इसका नारा था, इसकी जो थीम थी वो थी एक कदम स्वच्छता की ओर। इतना क्लियर है। अच्छा, 2014 में एक और हुआ था, मिशन इंद्रधनुष, और एक और सांसद आदर्श ग्राम। कैसे याद रखोगे? देखो 2014 में बैंक में खाता खोलोगे, खाता खोलोगे तो पैसे आएंगे, तो अपनी वस्तुएं बनाओगे, मतलब मेक इन इंडिया की बात करोगे। मेक इन इंडिया की बात करोगे तो अच्छा अच्छा फील होगा, तो स्वच्छता का भी ध्यान रखोगे, स्वच्छता का ध्यान रखोगे तो आदर्श ग्राम बनेंगे, अच्छे आइडियल ग्राम गांव बनेंगे, तो सांसद आदर्श ग्राम, और जब आदर्श ग्राम बनेंगे तो आसमान में इंद्रधनुष लहराएगा खुशियों का। क्लियर है, ऐसे चारों योजनाएं आप याद रख सकते हो 2014 में। शुरू आगे बढ़ते हैं, उजाला योजना किससे संबंधित है? तो देखो उजाला मतलब रोशनी। रोशनी कब होती है? बल्ब जलाने पे। तो कौन से बल्ब जलाओगे? एलईडी जलाओगे। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट एमिटिंग डायोड। पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसकी जो उद्देश्य था वो था बिजली की खपत कम हो, ठीक है, और कब होगी? जब एलईडी यूज़ करोगे आप। तो एलईडी से संबंधित था। एलपीजी से क्या करोगे? खाना बनाओगे। सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा तो सोलर एनर्जी हो गई, ठीक है, उससे बड़ी बड़ी मशीनें वगैरह चलती हैं। बालकों की शिक्षा से कोई लेना देना था नहीं उजाला का। अच्छा, फुल फॉर्म पूछ लेते हैं उजाला का। और आपका जो रेलवे में पेपर हुआ है उसमें योजनाओं पे बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी 7th फेज बाकी है, तो जिनका भी रह गया है वो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। यू फॉर हो गया उन्नत। क्लियर है। जे फॉर हो गया ज्योति। क्लियर है। बाय अफोर्डेबल, अफोर्डेबल का मतलब जो हर इंसान खरीद सके, अफोर्ड कर सके। LED फॉर ऑल, बोलो हाँ। तो उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल, सबके लिए जो अफोर्डेबल हो उन LED लाइट का वितरण करना, बोलो हाँ। नेक्स्ट, भारत के सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य, अभी कुछ दिन पहले बताया था, चावल का ला और बंगाल का ला, यानी कि चावल यहीं उगता है। जूट बांग्लादेश और कोलकाता में भी होता है। भारत में सबसे ज़्यादा जूट कोलकाता में होता है। क्लियर है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, ठीक है। अच्छा, महाराष्ट्र में क्या होता है? आम ज़्यादा होते हैं, आम ज़्यादा होते हैं, और अल्फांसो आम को GI टैग भी मिला है, इसे बिल्कुल रट लो अच्छे से। अच्छा, आम पीले कलर का होता है, तो पीले कलर की हल्दी भी होती है, ठीक है। अगर हल्दी पीले कलर की होती है, इसके आगे सांगली लगा दो तो सांगली हल्दी को भी GI टैग मिला है। अच्छा, केरल में क्या होता है? रबड़ सबसे ज़्यादा उत्पादन होती है, और वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी को GI टैग मिला है, केरल की ही है। और मसाला, मसाला सबसे ज़्यादा केरल में होता है। और तिरुयर पान का पत्ता GI टैग केरल का ही है वो। मरयूर गुड़, ये भी केरल का ही है। क्लियर है। गुजरात में क्या करोगे? गुजरात में नमक, क्यों? समुद्र के किनारे है, समुद्र से ही बनता है। और क्या करोगे? मूंगफली। और क्या करोगे? कपास। ये सब कुछ कहाँ? केरल, वो गुजरात में है।
अच्छा, सबसे ज़्यादा अगर सोयाबीन की बात करें तो वो एमपी में है, दालों की बात करें तो वो एमपी में है, दलहन जैसे बोलते हैं। अच्छा, आलू की बात करोगे, गन्ने की बात करोगे, दूध की बात करोगे तो ये सब कहाँ, यूपी में है। इतना क्लियर है। चाय की बात करोगे तो असम पहुंच जाओ, कॉफ़ी की बात करोगे तो कर्नाटक पहुंच जाओ। ठीक है, वैसे जो सुपारी है ना वो भी कर्नाटक में ही होती है। तो आगे बढ़ते हैं। भारत का ये हो तो गया। पहले लोकसभा स्पीकर कौन थे, तो ये थे जी.वी. मावलंकर, अर्थात गणेश वासुदेव मावलंकर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति थे। जवाहरलाल नेहरू कौन थे, पहले प्रधानमंत्री थे। ये पहले होम मिनिस्टर थे, गृह मंत्रालय इनके अंडर में था, गृह मंत्री थे। ठीक है। मगध की राजधानी की बात करें तो मगध की राजधानी क्या थी, मगध की राजधानी क्या थी, तो गिरिब्रज। अच्छा, गिरिब्रज, राजगृह भी तो सुना है, तो वो इसी का दूसरा नाम था। क्लियर। आप कहाँ, ये बिहार का जो गया जिला है वो उसी को बोलते हैं। अच्छा, श्रावस्ती, श्रावस्ती कौशल की राजधानी थी। ठीक है। अच्छा, वाराणसी की बात करें तो काशी रट लो, वाराणसी का पुराना नाम भी काशी था। अच्छा, कोई मथुरा पूछे तो सूरसेन। अच्छा, तक्षशिला पूछ सकते हैं, बहुत फेमस था, तो गंधार। क्लियर है। इधर पे और एक यूज हुआ है, राजगृह हो गया जो इसी का दूसरा नाम है। श्रावस्ती का बता दिया, अयोध्या, अयोध्या। क्लियर है। और अयोध्या का क्या, कौशल। अयोध्या श्रावस्ती का दूसरा नाम है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। 2011 जनगणना, 2011 इंग्लिश में बोलते हैं सेंसस, सेंसस बोलते हैं जनगणना को। ठीक है। तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, बताओ भाई। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान। कुछ बच्चे बहुत स्पीड में बोल जाएंगे उत्तर प्रदेश, तीसरा पूछा, पहला तो उत्तर प्रदेश ही है। क्लियर है। तो देखो इसका आंसर कैसे देते हैं, देखो ऐसे देते हैं, सी है इसका, बिहार। क्लियर है, क्लियर है। अब सुनो, 2011 की जो जनगणना है, देखो कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसे आप याद कर लीजिए, अभी हाल याद होंगे कैसे। सबसे पहली जनगणना कब हुई थी भारत में, 1872 में, लॉर्ड मायो ने की थी। फिर 1881 में ये नियमित रूप से होने लगी, हर 10 साल के गैप पे होती है, आपको पता है। ये किसने शुरू की थी, रिपन ने शुरू की थी। ठीक है। अच्छा, आज़ाद भारत की आपसे पूछ ले तो आज़ाद कब हुआ था, 47 में, यानी कि कब हुई होगी, 1951 में। क्यों, 1-1 का चलता आ रहा है ना, 10-10 साल का, तो 1951 में। अच्छा, जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष पूछा जाता है तो वो था 1921। क्यों, ये एक ऐसा ईयर था जब जनगणना हुई तो कम जनगणना, मतलब जनसंख्या जो वृद्धि है सबसे कम इसी साल में हुई थी, तब से तो बढ़ी रही है। एक और आया था जिसे लघु महाविभाजन बोलते हैं, तो वो था 1951। इसमें भी थोड़ा कम रेशियो देखा गया था कि जनसंख्या में वृद्धि बहुत कम हुई है, तब से तो बढ़ी रही है। क्लियर है। सबसे टॉप पे कौन है, चाइना, फिर है इंडिया, फिर है यूएसए। देशों में भी याद रखो आप। ठीक है। अच्छा, जो 2011 की बात हो रही, तो ये कौन से नंबर की जनगणना थी, ये थी 15वें नंबर की। लेकिन अगर स्वतंत्र भारत की पूछें तो 7, तो स्वतंत्र को 7 से लिखते हैं और 7 को भी 7 से लिखते हैं, तो ऐसे रट लो। क्लियर है। टोटल, अच्छा घर घर जाके पूछे जाते हैं क्वेश्चन, भाई कितने लोग रहते हैं क्या, ये सब, तो कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, 29 क्वेश्चन पूछे गए थे। क्लियर है। अच्छा, 17.5 यानी 17.5% जनसंख्या पूरे विश्व की सिर्फ भारत में रहती है। क्लियर है। अच्छा, 2011 में जब जनगणना हुई तो जनसंख्या घनत्व, मतलब डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब क्या होता है, एक स्क्वायर किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं इंडिया में, तो वो था 382। बोलो हाँ। ठीक है। अच्छा, सेक्स रेशियो की बात करें अगर, लिंगानुपात, तो वो 943 हजार, ये क्या है, 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। क्लियर है, क्लियर है। तो इसमें से माइनस करके देख लेना, इतने जो पुरुष हैं वो अविवाहित रह जाएंगे। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। नेक्स्ट, अगर आपसे लिटरेसी की बात करें, साक्षरता, तो वो 73% आई थी। क्लियर है। लेकिन अगर सिर्फ मेल की बात करें तो 80.9, और अगर फीमेल की हम बात करें यानी महिलाओं की तो 64.6% आई थी। बोलो हाँ। इतना अगर याद है तो बताइए। और देखो और पॉइंट क्या पूछे जाते हैं, जैसे इधर पूछा गया राज्य, तो बिहार है। अब देखो, अगर मैं यूपी लिखूँ, अगर मैं महाराष्ट्र लिखूँ, अगर मैं बिहार लिखूँ, तो ये तीनों सीरीज़ में दिए गए। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, कितनी, 19.5, मतलब 19 करोड़ 95 लाख, यानी कि 5 और रह गए थे, 20 करोड़ हो जाती जनसंख्या। ठीक है ना। यूके, जर्मनी, जापान वगैरह, इनसे जो उत्तर प्रदेश है सबसे आगे है। और ऑस्ट्रेलिया की इतनी वो जनसंख्या नहीं है जितनी अकेले मात्र यूपी की है। क्लियर है। पूरा भारत, मतलब ये समझ लो आप, भरा हुआ है। ठीक है। अच्छा, तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर बिहार। ठीक है। राजस्थान नहीं, चौथे पर बता दो सर, 20 और बंगाल। क्लियर है, ऐसे याद कर लो। अच्छा, अगर देखो 2000 में हुई, फिर 2011 में हुई, सुनना, 2001 में, फिर 2011 में हुई, इस दौरान 10 वर्ष बीत गए, तो वृद्धि भी तो हुई होगी कि 2001 में इतनी थी, अब इतना % वृद्धि हो गई। तो वृद्धि के बेस पे सबसे आगे कौन से राज्य हैं, तो वो है मेघालय। लग नहीं रहा होगा पर रट लो, मेघालय। फिर अरुणाचल प्रदेश है, फिर बिहार है, जी हाँ, और फिर जम्मू एंड कश्मीर में सबसे ज़्यादा वृद्धि, और फिर झारखंड। बोलो हाँ।
क्लियर है। अगर घनत्व की बात की जाए, घनत्व अभी मैंने समझाया 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, तो वो भी सबसे टॉप पे भैया बिहार, कितने बता दें, 1106 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर में, मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में 1106 की आबादी है। सोच लो कितना भरा है। फिर पश्चिम बंगाल, बिहार, पश्चिम बंगाल, फिर केरल है, ठीक है, फिर यूपी है, फिर हरियाणा है। क्लियर है। अच्छा, अगर आपसे सेक्स रेशियो पूछ लिया जाए, लिंगानुपात, तो सबसे ज़्यादा केरल, यानी कि इधर लड़कियां ज़्यादा है, 1084 है 1000 पुरुष पे। क्लियर है। फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, सारे साउथ के हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ लिटरेसी ज़्यादा है, पढ़े लिखे लोग ज़्यादा है, तो भेदभाव नहीं चलता है, लड़कियों की हत्या वगैरह नहीं होती है, बाल हत्या नहीं होती है, इसीलिए। लेकिन अब तो बदल रहा है ज़माना, हर जगह ये बंद हो गया है। क्लियर है। अच्छा, तो केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, एक और बता दो सर, तो मणिपुर ले जाओ, एक और बता दो, छत्तीसगढ़ ले जाओ। क्लियर है। अच्छा, लिटरेसी की बात करें तो केरल टॉप पे है, फिर मिजोरम है, फिर त्रिपुरा है, फिर गोवा है, फिर हिमाचल है। एक KTM बाइक भी तो आती है शायद, KTM, तो KMT याद रख लो, केरल, मिजोरम, त्रिपुरा। ठीक, क्लियर है। अच्छा, अगर हम लिटरेसी की यानी साक्षरता दर की हम बात कर रहे हैं, तो सबसे न्यूनतम राज्य की बताएं तो बिहार, और अगर सबसे ज़्यादा केरल, अभी बताया। और सुनो, सर्वाधिक पढ़ा लिखा साक्षरता जिला कौन सा है, तो वो है सर चीप। ये कहाँ है, कौन बताएगा? मिजोरम में है। क्लियर है। और सबसे कम अलीराजपुर, ये MP में है। क्लियर है। अच्छा, अगर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला ठाणे, जिला पूछ रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट ठाणे, ये कहाँ है? मुंबई में है। पहले रेल 1953 में 16 अप्रैल यहीं चली गई थी, मुंबई से ठाणे। ठीक है। और सबसे छोटा जिला दिमांग घाटी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, घनत्व की मैंने बात की थी, तो सबसे कम घनत्व पता कहाँ है? कौन बताएगा? तो सबसे ज़्यादा तो बिहार में है, फिर पश्चिम बंगाल, केरल, यूपी, ठीक है, हरियाणा। सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश में। कितना है? 17, मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में, 1 वर्ग किलोमीटर में 17 लोग बस रहते हैं। कितना सही स्टेट है, देख रहे हो, बिल्कुल भीड़ भाड़ कोई है ही नहीं है। क्यों? जंगलों में है, पहाड़ों पे है, SC ST वाला प्रदेश है, जनजातियाँ रहती हैं। क्लियर है, इसलिए घनत्व कम है वहाँ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कौन सा विद्रोह उड़ीसा से संबंधित है? तो ये था पाइका। क्लियर है। पाइका विद्रोह जो है उड़ीसा से संबंधित है। अच्छा, ये कहाँ हुआ, कब हुआ था? 1817 से 1825 चला। और अगर मैं बात करूँ, बख्शी, जग बंधु, ये राजनेता थे जो इसको लीड कर रहे थे आगे चल के। और क्लियर है, हाँ। और मैं आपको बता दूं, ये उड़ीसा में हुआ है। और अगर बात करें हम, ये अपना सन्यासी और नील, ये बिहार और बंगाल में हुए थे। क्लियर है। और अगर मैं कोल की बात करूं, तो ये छोटा नागपुर का पठार कहाँ है? झारखंड में, तो ये वहीं है। सारे बता दिए, आगे बढ़ते हैं। पुरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? यूट्यूब चलाते थे, व्हाट्सएप चलाते थे, इंस्टाग्राम चलाते थे, या ट्विटर चलाते थे। चारों ऑप्शन गलत, क्योंकि वो इधर है ही नहीं। वो करते थे शिकार। क्लियर है, शिकार करते थे, क्योंकि एंड्रॉयड फ़ोन तब आए नहीं थे। आगे बढ़ते हैं। तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता है, घटता है? क्वेश्चन भी गायब हो गया। बढ़ता है, घटता है, वहीं रहता है, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। चार ऑप्शन आपके सामने है, आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है। बताओ भाई। देखो, अगर मैं घनत्व की बात करूं, तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास को हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान, वॉल्यूम को बोलते हैं क्या? आयतन। अब ये क्या कह रहे हैं, किसी चीज़ को जब आप गर्म करते हो तो उसका आयतन बढ़ता है। अगर आयतन बढ़ेगा तो डेंसिटी कम नहीं होगी, बताओ घटेगी या नहीं? देखो, डेंसिटी कह लो या घनत्व कह लो, वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? वॉल्यूम के। क्लियर है। इसका मतलब ये होता है, इन्वर्स रिलेशन का मतलब क्या होता है? देखो, ये होता है, मतलब अगर ये चीज़ बढ़ेगी तो ये चीज़ घटेगी, और अगर ये चीज़ बढ़ेगी तो ये चीज़ घटेगी। क्लियर है। और अगर डायरेक्ट रिलेशन की बात करें तो वो ये होता है, मास के डायरेक्ट होता है। भाई जितना जितना जो चीज़ भारी होगी उतना ही तो उसका घनत्व होगा या नहीं होगा, बताओ। क्लियर है। तो डायरेक्ट रिलेशन का मतलब होता है, अगर ये ज़्यादा तो ये ज़्यादा, ये कम तो ये कम। क्लियर है। तो समझ गए होगे आप। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव घनात्मक रहती है? तो भैया ये कौन सी रहती है, कौन बताएगा आंसर? तो ये रहती है गतिज ऊर्जा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, जिसका फॉर्मूला होता है 12mv²। घनत्व देखो, पावर चढ़ गई या नहीं चढ़ गई? मतलब क्या? काइनेटिक एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? मास के। लेकिन अगर एक मास बढ़ाओगे तो एक ही काइनेटिक एनर्जी। लेकिन अगर वॉल्यूम अगर 2 कर दोगे, अगर आपने 2 कर दिया तो 2 की पावर 4 होता है, तो 4 गुना काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो घनत्व हुआ है, धनात्मक हुई या नहीं? पावर फॉर्मेट में बढ़ी या नहीं बढ़ी, बताओ। अगर मैं वॉल्यूम 4 कर दूं तो काइनेटिक एनर्जी 16 हो जाएगी। क्यों? v का स्क्वायर है डायरेक्ट। बोलो हाँ ना, बोलो हाँ। तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv²। अब v की वैल्यू 2 रखोगे तो v का वैल्यू 2 रखोगे, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, तो 4 गुना हो जाएगी। 8 रख दोगे तो 64 हो जाएगी। इसके लिए आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, फटाक से आंसर निकाल देना, वरना मल्टीप्लाई कर लो।
क्लियर है? स्क्वायर माने मल्टीप्लाई तो होता ही है, 2 का स्क्वायर मतलब 2 गुणा 2 कर दो, 8 का स्क्वायर मतलब 8 इंटू 8 कर दो। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। तिब्बती लोग किसे चोमोलुंगा या देवी माता कहते हैं? तो देखो, तिब्बती जो लोग हैं ना वो चोमोलुंगा और कोमोलांगमा माउंट एवरेस्ट को कहते हैं। इसी का अर्थ होता है देवी माता। क्लियर है? 1865 में, ठीक है, एंड्रयू वॉन जो थे उन्होंने इसका नाम माउंट एवरेस्ट दिया था। और नेपाल के लोग इसे सागर माथा कहते हैं, अर्थात बर्फ़ की देवी। अब ये भी तो नाम किसी ने दिया होगा, तो वो थे बाबू राम आचार्य। क्लियर है? और 1953 में, और अभी जून चल रहा है, मई पीछे ही निकला है, तो 29 मई 1953 में क्या हो गया था, एडमंड हिलेरी और तेंजिंग शेरपा पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। और 1953 से याद आ रहा है? बताओ भाई, 1953 से अभी एक जिक्र किया है पीछे, तो कमेंट में आंसर देना। वैष्णो देवी जम्मू कश्मीर में, कंचनजंगा कहाँ है, 8598 सिक्किम में, नंदा देवी कहाँ है, उत्तराखंड में, ये सारी चोटियाँ हैं। तो इसका आंसर है माउंट एवरेस्ट। बोलो हाँ। तो इसी के साथ हमारे प्रश्न आज खत्म होते हैं। तो थैंक यू गाइस, सुनने के लिए, समझने के लिए, याद करने के लिए, पढ़ने के लिए और साथ बने रहने के लिए। और अगर पसंद आया हो वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।